हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 का साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, इसमें हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ओके, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। अगर कहीं पर दिक्कत होता है, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। डाउट सेशन संडे को होता है। ओके, और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं? तो अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं बताना है। पहला ऑप्शन देखिए निषेचन, दूसरा ऑप्शन युग्मनज, तीसरा ऑप्शन मुकुलन, चौथा ऑप्शन जनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को निषेचन कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, बाह्य निषेचन होता है तो बाह्य निषेचन कहाँ होता है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए मादा के शरीर में, दूसरा ऑप्शन मादा के शरीर के बाहर, तीसरा ऑप्शन नर के शरीर में और चौथा ऑप्शन नर के शरीर के बाहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मादा के शरीर के बाहर बाह्य निषेचन होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर की ओर। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए मादा के शरीर में, दूसरा ऑप्शन मादा के शरीर के बाहर, तीसरा ऑप्शन नर के शरीर के बाहर और चौथा ऑप्शन नर के शरीर के बाहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मादा के शरीर के अंदर या फिर मादा के शरीर में होता है। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? तो बताना है कि मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है। पहला ऑप्शन देखिए उष्मायन के लिए, दूसरा ऑप्शन है द्विखंडन के लिए, तीसरा ऑप्शन है आराम के लिए और चौथा ऑप्शन है मुकुलन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उष्मायन के लिए। ओके, उष्मायन करने से क्या होता है कि अंडा गर्म हो जाता है हल्का सा और उसमें जो है चूजा वहाँ से निकल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो मुर्गी रहती है अपने अंडे को सेकती है, जिससे अंडे के अंदर से चूजे बाहर निकलते हैं। अब लोग देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा में जनन की विधि है तो हाइड्रा में कौन सी जनन विधि है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए बहुविभाजन, दूसरा ऑप्शन है मुकुलन, तीसरा ऑप्शन है खंडन, चौथा ऑप्शन है द्विविभाजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, मुकुलन। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है। पहला ऑप्शन देखिए हाइड्रा, दूसरा ऑप्शन पैरामीशियम, तीसरा ऑप्शन अमीबा और चौथा ऑप्शन बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? पहला ऑप्शन है मुकुलन, दूसरा ऑप्शन है खंडन, तीसरा ऑप्शन है द्विखंडन, चौथा ऑप्शन है बहुविभाजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, द्विखंडन। इसे आप नोट कर लीजिए, अमीबा द्विखंडन के द्वारा अपना जनन कंप्लीट करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है तो क्या कहलाती है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए युग्मनज, दूसरा ऑप्शन है निषेचन, तीसरा ऑप्शन है परागण, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, निषेचन। ओके, मादा युग्मनज और नर युग्मनज के संयोजन की विधि निषेचन कहलाती है। फिर देखिए 9 नंबर, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 1 होता है। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? पहला ऑप्शन देखिए युग्मनज, दूसरा ऑप्शन है जरायुज, तीसरा ऑप्शन है मुकुल, चौथा ऑप्शन है शुक्राणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, युग्मनज। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए जरायुज, दूसरा ऑप्शन है अंडप्रजक, तीसरा ऑप्शन है शैशवज, चौथा ऑप्शन है लैंगिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जरायुज। जो जंतु शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं, यानी कि मानव जानवर जरायुज हैं और वहीं पर जो पक्षी हैं वे अंडप्रजक हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। 12 नंबर के क्वेश्चन देखिए, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए जरायुज, दूसरा ऑप्शन है अंडप्रजक, तीसरा ऑप्शन है शैशवज, चौथा ऑप्शन है लैंगिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अंडप्रजक। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर के क्वेश्चन देखिए,
वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है कहलाता है। पहला ऑप्शन देखिए उत्सर्जन, दूसरा ऑप्शन है जनन, तीसरा ऑप्शन है मुकुलन, चौथा ऑप्शन है पोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा जनन। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा चैप्टर 8 का MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर 9 की ओर। देखिए चैप्टर 9 का नाम है प्रकाश। पहला क्वेश्चन देखिए परावर्तन के कितने नियम हैं, तो बताना है कि परावर्तन के कितने नियम हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके देखिए पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। ओके परावर्तन के 2 नियम हैं। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है। पहला ऑप्शन है ब्रेल, दूसरा देवनागरी, तीसरा रोमन, चौथा अरबी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, ब्रेल लिपि का यूज करते हैं जो लोग देख नहीं पाते हैं वे लोग पढ़ने लिखने के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है। पहला ऑप्शन है रेटिना, दूसरा ऑप्शन है आइरिस, तीसरा ऑप्शन है कॉर्निया, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला रेटिना। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना है दोनों बराबर होता है। तो जब आपतन कोण 30 है तो परावर्तन भी 30 होगा। पहला ऑप्शन देखिए 30, दूसरा 60, तीसरा 90, चौथा 120। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आपतन कोण जितना रहता है उतना ही परावर्तन कोण रहता है। आपतन कोण 30 है इसीलिए परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन है पुतली, दूसरा ऑप्शन है रेटिना, तीसरा ऑप्शन है आइरिस, चौथा ऑप्शन है कॉर्निया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला पुतली। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को पुतली नियंत्रित करती है कि कितना प्रकाश आना है और कितना प्रकाश नहीं आना है। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान खालिस्तान होता है। पहला ऑप्शन देखिए असमान, दूसरा ऑप्शन है समान, तीसरा ऑप्शन है शून्य, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा समान होता है। मैंने पहले भी यहाँ पर 4 नंबर पर बताया था कि आपतन और परावर्तन कोण का मान हमेशा समान रहता है, बराबर रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है। पहला ऑप्शन देखिए सदैव, दूसरा ऑप्शन है कभी कभी, तीसरा विशेष दशाओं में, चौथा कभी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर पहला सदैव, यानी कि हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर रहेगा। अब देखिए 8 नंबर, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन है आभासी, दूसरा वास्तविक, तीसरा सामने, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, आभासी प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रखने वाले वस्तुओं को दिखा सकता है। तो पहला ऑप्शन देखिए पेरिस्कोप, दूसरा ऑप्शन है कैलाइडोस्कोप, तीसरा ऑप्शन है विक्षेपण, चौथा ऑप्शन है प्रकीर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पेरिस्कोप। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण के लिए 3 समतल दर्पण का जरूरत पड़ता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए आइरिस, दूसरा ऑप्शन है कॉर्निया, तीसरा पुतली, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आइरिस कहा जाता है मानव नेत्र के रंगीन भाग को। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा अवतल उत्तल दोनों और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, उत्तल लेंस होता है। ओके, हमारी आंखों में उत्तल लेंस होता है, इसको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है। पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है अनुवर्तन, तीसरा ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण और चौथा ऑप्शन है पार्श्व परावर्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, वर्ण विक्षेपण। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन का मान क्या होगा। तो देखिए 60 डिग्री है
आपतन, तो परावर्तन का बताना है। ओके, तो देखिए पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा 90, चौथा 45। तो जितना आपतित कोण है उतना ही परावर्तित कोण भी रहेगा, तो परावर्तित कोण 60 हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपतित कोण भी 60 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो बताना है कि मानव कितनी न्यूनतम दूरी की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, दूसरा 25 सेंटीमीटर, तीसरा 40 सेंटीमीटर, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है जिसको मानव आसानी से उतना दूर का वस्तु को, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तु को आसानी से देख सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को कहते हैं। आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है पुतली, दूसरा शंकु, तीसरा कॉर्निया, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पुतली कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 3 प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। पहला ऑप्शन है विक्षेपण, दूसरा परावर्तन, तीसरा अपवर्तन, चौथा विवर्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, विक्षेपण प्रक्रिया के कारण प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं। पहला ऑप्शन है परावर्तित किरण, दूसरा आपतित किरण, तीसरा आपतन कोण, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आपतित किरण। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। पहला ऑप्शन देखिए कितना टाइम के लिए बना रहता है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 1/30 सेकेंड तक, दूसरा ऑप्शन 1/16 सेकेंड तक, तीसरा ऑप्शन है 16 सेकेंड तक और चौथा ऑप्शन है 30 सेकेंड तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, 1/16 सेकेंड तक वस्तु हमारे जो रेटिना है उसमें बना रहता है। अब देखिए नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन, यह क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए नीचे दिए गए चित्र ए, बी और सी के परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। देखिए सतह ए, यहाँ पर सतह बी, सतह सी है। बताएं कि सतह पर आपतन का कोण परावर्तन की कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि तीनों सतह में कौन सा सतह है जिसमें आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। पहला ऑप्शन देखिए केवल सतह ए पर, दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों पर, तीसरा बी और सी पर, चौथा तीनों सतहों पर। तो देखिए हमने पहले ही एक क्वेश्चन किया था जिसमें कोई भी सतह हो और कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सभी तीनों सतहों पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा चैप्टर 9 का भी MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि बाकी को भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।